बालको नमस्कार। 10वीं क्लास के रिवीजन के क्रम में आज अपना पार्ट है 6वां। 6th चैप्टर को लेते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। इस पार्ट में आपको परीक्षा में जो प्रश्नों का क्रम मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2। कहने का मतलब एक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 1, 2, 3 आपके एक नंबर वाले प्रश्न, एकदम वेरी शॉर्ट आंसर। एक प्रश्न मिलेगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। कहने का मतलब अपने को 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न याद करने हैं एक नंबर वाले, किसी न किसी रूप में मिलेंगे पूरे पेपर में। और 2 प्रश्न अपने को मिलेंगे 2 नंबर वाले। तो अपने को 2 प्रश्न 2 नंबर वाले ढूंढने हैं और 5 प्रश्न अपने को एक नंबर वाले इस पार्ट में से ढूंढने हैं। पूरी कोशिश करते हैं। देखो, जैव प्रक्रम पहले पन्ने में ये दे रखा है कि सजीव और निर्जीव की अपन पहचान कैसे कर सकते हैं। कोई प्रश्न बनता नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी देखो प्रश्न बना ही दे अगला। तो सजीव श्वास लेते हैं, सजीव में वृद्धि होती है, सजीव गतियाँ करते हैं, सजीव में प्रकाश संश्लेषण चीज़ें होती हैं, और जिनमें ये गतियाँ ये चीज़ें नहीं होती इसका मतलब वो निर्जीव है। अब कई बार सजीव और निर्जीव के बीच के लक्षण कुछ जीव प्रकट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विषाणु। प्रश्न पहला, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस। पहला प्रश्न, आगे चलो। जैव प्रक्रम क्या है? अपने शरीर के सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो अपनी रक्षा करते हैं, जो अपनी देखभाल करते हैं, है ना, जो अपने लिए काम करते हैं, सभी तंत्रों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। प्रश्न पूछा जा सकता है जैव प्रक्रम किसे कह सकते हैं? 1 नंबर बात। आगे चलो। अब शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना, मतलब बाहर एनवायरनमेंट से कोई भी गैस को लेना और अपनी सेलुलर आवश्यकता के अनुसार भोजन को पचाने के लिए उसका उपयोग करना रेस्पिरेशन कहलाता है। पूछा जा सकता है श्वसन किसे कहते हैं? अब जो एक कोशिकीय के जीव हैं, यूनिसेलुलर जीव हैं, वो सीधे पर्यावरण से ले लेते हैं, उन्हीं के अंदर कोई अलग अंग नहीं पाया जाता, सीधे वातावरण से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं और वातावरण में छोड़ देते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में इस तरह का कोई अंग अलग से पाया नहीं जाता। ये श्वसन के बारे में थोड़ी सी बात दे रखी है। आगे चलें। जब अपन बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन करते हैं, करने के साथ कार्बन स्रोत व ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, तो कुछ ऐसे उत्पाद भी बन जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते, उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ये उत्सर्जन की परिभाषा, मतलब इन 2 पन्नों में आपको 2 परिभाषाएं याद रखनी है, एक एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन की, और एक रेस्पिरेशन की, श्वसन की। आगे चलो। पहले पॉइंट में दे रखा है पोषण। इस पार्ट में जैव प्रक्रम में अपने को 4 चीजें पढ़नी है। पहला पॉइंट है यहाँ पर पोषण। पोषण का मतलब अपन भोजन प्राप्त करते हैं, अपन न्यूट्रिशन लेते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? एक बात, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वयंपोषी होते हैं, जिसमें हरे पौधे व कुछ जीवाणु व हरे पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। किसके रूप में? CO2 + H2O का उपयोग करते हुए। और आपको पता है ये रिएक्शन अपन ने देखी थी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। ऐसे पौधों को स्वयंपोषी पौधे कहा जाता है, ऑटोट्रोफ प्लांट कहते हैं। अन्य जीव जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए वो उपभोक्ता कहलाते हैं। और जब इनके अंदर भोजन चला गया तो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ने के लिए कुछ जैव उत्प्रेरकों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं एंजाइम। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंजाइम किसे कहते हैं? जंतु कवक विषमपोषी प्रकार के होते हैं और पादप और कुछ जीवाणु क्या होते हैं? स्वयंपोषी। 2 बातें आ गई। स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वयंपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, उदाहरण दे देना हरे पौधे, जीवाणु। विषमपोषी दूसरों के बनाए हुए भोजन पर निर्भर करते हैं, उदाहरण दे देना जंतु एवं कवक। अब देखो, स्वयंपोषी पोषण पढ़ना है सबसे पहले, दोनों पढ़ना है, जंतुओं का पढ़ना है और पादपों का पढ़ना है। पादपों का मतलब कि पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब पादप भोजन खुद कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इसको अच्छी तरह से रट लेना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सी गैस काम आती है? CO2।
और क्या काम आता है, जल। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 जल के अणुओं के साथ में जुड़ते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 जल के अणु के साथ में जुड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है, 6 O2 के अणु का निर्माण होता है, 6 जल के अणु निकलते हैं। मेन प्रक्रिया ये है, इन दो के जुड़ने से ये बना। ये प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। पत्ती का डायग्राम दे रखा है, एक लीव का डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर देखो ये लीव है, पत्ती है, इसके मिड रिब है मेन, उसके बाद में इसमें ब्रांचें निकलती हैं। ये पत्ती की सतह कहलाती है इसकी पर्णपटल, और ये बाकी छोटी सिराएं हैं वो वेन है, ये मिड रिब है। अब इसको काटा गया, बीच में काटा गया, तो इसका देखो ये बड़ा रूप आया। इसमें देखो ये पत्ती की ऊपरी त्वचा, ये पत्ती की निचली त्वचा, निचली सतह ऊपरी सतह, बीच के अंदर मौजूद क्या है उनको देखना है अपने को। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एयर सेक प्रेजेंट है, और गार्ड सेल है। गार्ड सेल किसके बीच में होती हैं, गार्ड सेल होती हैं रंध्रों के बीच में। मतलब पत्ती के ऊपर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मेन काम क्या होता है, देखो सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा आती है, क्लोरोफिल क्या करता है, उसको अवशोषित करता है। ये क्या करता है, अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। मतलब आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CO2 से हो रहा है, और H2O से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है। पादप जब जरूरत से ज्यादा भोजन बना लेते हैं तो किस रूप में संचित करते हैं, 1 नंबर का प्रश्न बढ़िया बनता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। और जंतु जब जरूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो वो किस रूप में संचित होता है बॉडी में, ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु माने ग्लाइकोजन, पादप माने स्टार्च, पादप माने स्टार्च, जंतु माने ग्लाइकोजन। ये बिंदु कोशिकांग जिन पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। मरुदबिद पादप क्या करते हैं, मरुदबिद पादप जो रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि दिन में लेंगे तो ज़्यादा पानी का उत्सर्जन हो जाएगा, पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, तो रात में लेके बना लेते हैं और सुबह उसको उपयोग में लेते हैं। अब पत्ती के अंदर जल आपने पेड़ पौधे में डाल दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, उसके लिए पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये चित्र आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चित्र है ये बंद खुला छिद्र है, खुला है आपके स्टोमेटा, ये बंद है। खुला रंध्र है, बंद रंध्र है। खुला रंध्र अपने मतलब ये दोनों आसपास में क्या है, गार्ड कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाएं जब ऐसे अलग अलग हो गई, इस प्रकार से हो गई, तो क्या हो गया, रंध्र खुल गए, और द्वार कोशिकाएं पास पास आ गई तो क्या हो गया, रंध्र बंद हो गए। इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो रंध्रों का खुलना बंद होना किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जल जब आता है ना, तो जल अधिकतम आता है तो दबाव मारता है इन पे द्वार कोशिकाओं के, और द्वार कोशिकाएं खींच जाती हैं, खींचने से रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र खुलने से CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये कुछ दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर एक गमला है, उसके अंदर आपने क्या रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा वाच ग्लास में, और एक पौधा ऐसा रखा जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, और उसके साथ में उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लिया गया, यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। अब देखो नाइट्रोजन भी बहुत आवश्यक तत्व है पादप की वृद्धि के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, तो एक चीज़ याद रखना। अब ये तो वह स्वयंपोषी, तो स्वयंपोषी आपके पोषण के अंदर आपको मंड का ध्यान रखना है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, वो याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को याद रखना है। उसके बाद आपको ये डायग्राम याद रखना है, और इससे ज़्यादा कहीं कोई क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है। आगे आओ, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण के अंदर देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो, जैसे मान लो कि फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है, फंगस है, ईस्ट है और मशरूम है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। मतलब इन अपन क्या करते हैं, अपन भोजन खाते हैं तो अंदर जाकर टुकड़े करते हैं, ये पहले क्या कर लेते हैं, बाहर ही कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनका अवशोषण करते हैं। तो अवशोषण विधि से भोजन करने वाले जंतुओं के उदाहरण दीजिए। आपका याद करना होगा, फफूंदी, ईस्ट है, मशरूम है।
ये क्या करते हैं, पहले ही बाहरी विघटन कर लेते हैं, फिर बॉडी में क्या करते हैं, इसको अवशोषित करते हैं। अमीबा में पोषण को चित्र द्वारा बताना है आपको। अमीबा सीधे ही इसके पास में कूटपाद होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, इसके द्वारा भोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बाकी जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, पैरामीशियम है, इसमें भोजन किसके, पक्षमाप की सहायता से आता है। अमीबा में भोजन सूडोपोडिया के द्वारा आता है। एक एक नंबर वाले प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब मानव में पोषण की बात है। मानव में पोषण के लिए आपको बेहद इंपॉर्टेंट याद रखना है मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम। पाचन तंत्र का क्रम देखो, सबसे पहले मुख, उसके बाद में मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी, उसके बाद में ग्रसिका, उसके बाद में आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत है और उसके बाद में बड़ी आंत है। अब छोटी आंत है, उसके साथ में दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इधर यकृत जुड़ा हुआ है, इधर क्या है, अग्नाशय जुड़ा हुआ है। यकृत के अंदर एक चीज़ और जुड़ी हुई है, इसका नाम क्या है, पित्तनली है, पित्ताशय बोल सकते हैं, और इधर अग्नाशय जुड़ गया। और बड़ी आंत के साथ में एक चीज़ जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं परिशेषिका, ठीक है, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। ये क्रम से नाम याद रखना। और इस चित्र के अंदर देखिए ये बना हुआ ना, ये हाथ वाथ बने हुए हैं, सिर बना हुआ है, ये चाहे ना बनाओ तो भी चलेगा, पर बाकी आपको डायग्राम बनाना है। और सिंपल सा इस प्रकार से डायग्राम ले जाके इस प्रकार से क्या करना, ये वाला बना देना स्टमक, और उसके बाद में ऐसे छोटी आंत बनाना, छोटी आंत ले जाकर इस तरह से घुमा के बड़ी आंत, इसको एक दो बार रट लेना। मुख के अंदर ग्रंथि पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं लाला ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, जो क्या करती हैं, लार रस का स्त्राव करती हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लारिये अमाइलेज या टाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक नंबर वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है बस में कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, आपका नाम होगा, उत्तर होगा लारिये अमाइलेज या टाइलिन। काम क्या करता है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, मतलब मंड जो स्टार्च है उसको सरल शर्करा में तोड़ देता है, ये इसका काम है। आमाशय में क्या चीज पाई जाती है, आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या करता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है, इसमें एक श्लेष्मा पाया जाता है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। शरीर का आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, वो होता है आपके छोटी आंत, क्षुद्रांत्र होता है। खाना खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है और मांस का पाचन सरल होता है। तो बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत, मतलब जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आपकी छोटी आंत है वो छोटी होती है, और शाकाहारी जंतुओं उसकी छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। भोजन का सबसे ज्यादा पूर्ण पाचन कहां पर होता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है, छोटी आंत, क्षुद्रांत याद रखना। छोटी आंत में भी कौन सा पहला भाग है, कौन सा, ड्यूडेनम। यकृत से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, आपका आंसर हो जाएगा यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है, जो किसके पाचन के लिए आवश्यक है, वो प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक है। यकृत से तो स्रावित होता है, वो किसके पाचन के लिए आवश्यक है, वो वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। ऐसे छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। ये वाला बात हो गई खत्म। उसके बाद आता है श्वसन, रेस्पिरेशन, मतलब पोषण में आपको दो बातें याद रखनी है, जंतु का पोषण और पादपों का पोषण। सिंपल से याद रखना, डायग्राम याद रखना। देखो श्वसन की क्रिया में क्या होगा, अब जो अपन ने भोजन में बनाया था ग्लूकोज, उसको क्या करना है, तोड़ना है। तो ग्लूकोज को जब अपन तोड़ते हैं किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, ये मेरे को बताना आप, मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। कमेंट डालना आप, कमेंट डालना कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ये कंप्लीट टूट जाती है। इस अवस्था के अंदर पहला चरण ग्लूकोज का होता है, दूसरा चरण क्या होता है, इसमें पायरुवेट अम्ल बनता है। ये सारे के सारे काम कहाँ संपन्न होते हैं, कोशिका द्रव्य में। मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल बनने की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रश्न पूछा जाए आपको क्या बताना है कोशिका द्रव्य। और पायरुवेट आगे जो विखंडन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब पायरुवेट से आगे CO2 और H2O बनने की जगह तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और पायरुवेट तक का काम कहाँ होता है, आपके कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ये डायग्राम याद रखना है। देखो आपको समझो इसको बढ़िया तरीके से, ये एक दो बार लिखोगे रटोगे याद हो जाएगा। इसी में कहीं से कहीं जो घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है। देखो ग्लूकोज लिया आपने,
कितने कार्बन है? 6। कोशिका द्रव्य में क्या हुआ? पायरुवेट अम्ल में टूट गया। इस पायरुवेट अम्ल के पास में दो तरीके हैं, जंतुओं की बात करूं पहले तो, दो तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन मिल गया या ऑक्सीजन नहीं मिला, मिल गया या नहीं मिला। अगर ऑक्सीजन मिल गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और CO2 और H2O और ऊर्जा बना देगा। अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? पेशी कोशिका में, ऑक्सीजन के अभाव में क्या बना देगा? लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बना देगा। ये तो बात हो गई आदमियों में, जंतुओं में। अब इसकी बात करी जा रही है ईस्ट में, कवक के अंदर। तो पायरुवेट अगर कवक में गया और ऑक्सीजन नहीं मिला तो किसका निर्माण करेगा? इथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा का क्या मात्रक है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना ये। आगे देखो, जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कहाँ पहुंचाती है? क्लोम में। मतलब पूछा जाए मछली के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं? आपका आंसर होगा गिल्स। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती है। अब बात आती है मनुष्य में रेस्पिरेशन। तो मनुष्य में रेस्पिरेशन का चित्र याद रखना बढ़िया तरीके से है। क्या है? सबसे पहले देखो नासा द्वार है, आपका नासा द्वार है, उसके बाद में नासा गुहा आती है, उसके बाद में आपकी कंठ है, कंठ के बाद में आपके श्वास नली है, श्वास नली के बाद में आपके प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, लास्ट में वायु कुपिकाएं। इसको सरल टर्म डायग्राम देख लेना कोई, और आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आखिर में जो ये वीडियो जो अंडरलाइन कर रखे हैं ना मैंने, ये इनकी PDF में टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डालता हूँ, आप क्या करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो इन सभी वीडियो की जो PDF है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन पहले देख लेना, इससे सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएँ। ये वाली है, ये तो ये डायग्राम याद रखना श्वसन तंत्र का। अब श्वसन जब लेते हैं तब क्या होता है? पसलियां ऊपर उठती हैं, डायफ्राम चपटा होता है, परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ये श्वसन की क्रियाविधि, मतलब मानव में श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन का चित्र, ये सब याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाला हीमोग्लोबिन है। ये वर्णक कहाँ होता है? ये RBC के अंदर होता है, पाया जाता है। आगे पॉइंट आता है वहन। वहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अपने रुधिर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कणिकाएं प्लस प्लाज्मा, कार्पसल प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा तरल माध्यम है, इसको बोल रहे हैं। उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ये लिखा हुआ है। अपना जो हृदय है वो एक क्या है? पेशी अंग है, मुट्ठी के आकार का है। O2 व CO2 का क्या करता है? वहन करता है। ऑक्सीजन किस में मतलब शुद्ध जो ऑक्सीजन है या शुद्ध जो हृदय जो रक्त है वो कहाँ पर आता है? सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से देखो, बाएं आलिंद में आता है सबसे पहले, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से जाता है पूरे शरीर में, पूरे शरीर से वापस निकलता है गंदा होके, फिर आता है क्या? दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और दाएं नीले से वापस शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? फेफड़े के पास चला जाता है। ऐसा सर्कुलेशन चलता है। देखो डायग्राम, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हार्ट का। देखो ये क्या है? फेफड़ा है। फेफड़े से फेफड़ा शिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आया? ये बाएं आलिंद में। ये बाएं आलिंद है। बाएं आलिंद से कहाँ गया? बाएं नीले में। बाएं नीले से निकल के पूरा का पूरा बॉडी में गया। बॉडी में गया तो फिर क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया तो फिर आया शुद्ध होने कहाँ पर? दाएं आलिंद के पास। दाएं आलिंद से कहाँ आया? दाएं नीले के पास। दाएं नीले में फिर अशुद्ध हो गया, कहाँ गया? फेफड़े के पास में शुद्ध होने को। तो ये चक्कर लगाता रहता है। मतलब इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि हृदय के अंदर दो चक्कर लगाता है। अब देखो, जल स्थल जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे में, रेप्टाइल्स होते हैं उनमें हृदय कैसा होता है? 3 कोष्ठीय। मछली में हृदय कैसा होता है? 2 कोष्ठीय। और अपने अंदर हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय। अपने अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? आप ये कह देना, एक बार फुफ्फुस से, एक बार आपके फेफड़े से, लंग्स से निकला हुआ ब्लड जब वापस लंग्स में शुद्ध होने आता है तब तक हृदय के 2 चक्कर लगा चुका होता है। आया
बाहर गया, पूरे शरीर में गया, फिर हृदय में आया, फिर इधर आया, फिर वापस गया। इसका मतलब वापस फुफ्फुस तक जाने में 2 चक्कर लगा दिए, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। रक्त दाब किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, याद रखना 120 mmHg और 80 mmHg, याद रखना इसको। रक्त दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, स्पाइगनोमोमीनोमीटर, याद रखना है। धमनी व रुधिरवाहिका, धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती हैं, याद रखना। ऐसी नलिकाएं, वाहिकाएं, ऐसी वेसल्स जो कि ये हृदय है, हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं, उनको बोलते हैं धमनियाँ, और हृदय में लाती हैं खून को, उनको बोलते हैं शिराएं। तो यहाँ से देखो फेफड़े से आया था, यहाँ पर पूरे शरीर से आया था, तो ये दोनों तो क्या है, शिराएं हैं। और इधर से निकला था, ये क्या है, दोनों धमनियाँ हैं। तो हृदय से जो रक्त को बाहर निकालती हैं उनको बोलते हैं धमनी, और हृदय में रक्त को लाती हैं उनको क्या बोलते हैं, शिराएं। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, ये रुधिर का थक्का बनाने में काम करती हैं। और एक तरल चीज़ और पाई जाती है जिसको बोलते हैं लसिका। लसिका क्या होती है और आपकी प्लेटलेट का क्या कार्य है, ये भी याद रखना। चौथा पॉइंट है आपके वहन है पादपों में परिवहन। प्लांट में परिवहन की प्रक्रिया में आपको 2 बातें याद रखनी है। देखो बढ़िया प्रश्न बता दूं आपको कि जाइलम का क्या काम है और आपके फ्लोएम का क्या काम है। तो जाइलम का मतलब जा का मतलब जाना, तो जल और खनिज लवण। तो आपने जब पेड़ के अंदर पानी डाला तो पानी प्लस खनिज लवणों को जाइलम क्या करता है, पादप के हरे भागों तक पहुंचाता है, ये काम जाइलम का है। उसके बाद में भोजन बन गया पत्तियों ने जब भोजन बना दिया, तो भोजन बनाने के बाद में उस भोजन का पूरे भाग में, पूरे पादप में स्थानांतरण होना है। तो पूरे पादप में जब स्थानांतरण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका काम, ये काम कौन करता है, ये करता है फ्लोएम। तो भोजन के स्थानांतरण का कार्य फ्लोएम का है, और जल प्लस खनिज पदार्थों के ऊपर की ओर वहन करने का नाम, ऊपरी मुखी गति करने का काम है, वो किसका है, आपके जाइलम का है। ये जाइलम और फ्लोएम के काम हो गए। लास्ट में आता है उत्सर्जन। बढ़िया प्रश्न बनता है, उत्सर्जन की परिभाषा याद रखना और मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र याद करना। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मेरे हिसाब से ये बढ़िया प्रश्न है। मैं एग्जामिनर होता तो ये बढ़िया देता प्रश्न, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है ये कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। 2 किडनियां हैं, 2 आपके क्या हैं, ये मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है, एक मूत्र मार्ग है। 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय, 1 मूत्र मार्ग। 2 किडनी, ठीक है, 2 आपके यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरिथ्रा। ये मिलकर क्या करते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र का आपको चित्र याद रखना है। उसके बाद में इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, छोटी छोटी इकाई जिनसे मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनता है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक नेफ्रॉन का चित्र भी याद करना। इस नेफ्रॉन को चित्र को याद करने का बड़ा सरल तरीका है। देखो ऐसे कपसा बनाना, ऐसे इसके अंदर ब्लड वेसल घुसाना और ब्लड वेसल बाहर निकालना, फिर यहाँ से उठाकर ऐसे ऐसे घुमाते हुए कैसे भी करके और ऐसे करके ऐसे ले जाना। ये वाला, ये लो, ये क्या हो गया, वोमन कैप्सूल हो गया। ये क्या हो गया, आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई, दूरस्थ कुंडलित नलिका हो गई, और ये क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गई, संग्रह वाहिका हो गई। और यहाँ पर ये वाला भाग बीच का क्या हो गया, आपके हेलने का लूप हो गया। इस प्रकार से इसकी शाखा को याद करना। किसी में अगर किडनी काम नहीं करती तो उस परिस्थिति में जो रक्त है वो बाहर शोधन करवाया जाता है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है अपोहन की क्रिया। आपके डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं, उसमें धमनी से क्या करते हैं, रक्त को निकाला जाता है और शिराओं में वापस डाला जाता है। और बीच में बनी हुई होती हैं आपके सेलोफोन की नलिकाएं, उनमें क्या होता है, रक्त शुद्ध होता है। जैसा अपना काम बॉडी में होता है वो बाहर की साइड में हो जाता है। ये लो जी पूरा पार्ट है। पादप में उत्सर्जन और देख लो कि पादप में उत्सर्जन के रूप में जो क्या होता है, जाइलम में संचित रहते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे गोंद, रेजिन, ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो पादप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किस किस को माना जाता है, रेजिन है, गोंद है, उनको पादप जाइलम में संचित कर लेता है, फिर मृदा में क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। एक बार रीडिंग मारोगे, यहाँ से कुछ बनता नहीं है। जैव प्रक्रम में याद रखना परिभाषा, श्वसन की परिभाषा, यहाँ से याद रखना उत्सर्जन की परिभाषा। उसके बाद में आपको पहला पॉइंट पकड़ना है
को पोषण का पोषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, पादप भोजन कहाँ संचित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या क्या होता है, पत्ती का चित्र याद रखना, कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है वो याद रखना, रंध्र का डायग्राम याद रखना। उसके बाद में रंध्र के बाद में आप आ जाना विषमपोषियों में कैसे पोषण होता है वो याद रखना है, मतलब फफूंदी, ईस्ट और मशरूम में कैसे पोषण होता है याद रखना, अमीबा में पोषण कैसे होता है याद रखना। उसके बाद में पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है याद रखना, मनुष्य में पोषण के लिए चित्र याद रखना और पूरा क्रम याद रखना, किसका क्या काम है, लार का क्या काम है, एंजाइम का क्या काम है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अमाशय में कौन सा एंजाइम होता है, आहारनाल सबसे बड़ा भाग कौन सा आहारनाल का, उसके बाद में किसकी आहारनाल छोटी होती है किसकी बड़ी होती है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है, यकृत अग्नाशय रस के कार्य क्या क्या हैं वो याद रखना, सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है, पूर्ण अवशोषण कहाँ पर होता है। उसके बाद में श्वसन की प्रक्रिया में ये डायग्राम याद रखना, कई सारी चीज़ें याद रख जाएंगी आपको। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, पायरुवेट से आगे का काम कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कोशिका ध्रुव में संपन्न होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि मछलियों में किस प्रकार से श्वसन पाया जाता है, फिर मानव में श्वसन के पूरे डायग्राम याद रखना और पूरा क्रम याद रखना बढ़िया तरीके से। श्वसन के दौरान क्या क्या काम होते हैं वो याद रखना, श्वसन वर्णक कौन सा है, ये रक्त में कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। फिर बात वहन की करेंगे तो रुधिर के पार्ट है उनको याद रखना, हमारा अंग पेशी अंग है उसको याद रखना, हर्ट है, हर्ट की स्ट्रक्चर को याद रखना है, बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां नीले दायां नीले, कहाँ कुछ क्या होता है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों बोला जाता है, सरीसृप में हृदय के कितने कोष्ठी होता है, मछली में कितने कोष्ठी होता है और बाकी जीवों में अपने स्तनियों में कितने कोष्ठी होता है याद रखना, रक्त दाब का मान कितना होता है याद रखना आपको। उसके बाद में प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं बॉडी में, लसिका क्या काम करती हैं, पादप में परिवहन की बात आती है तो जल का परिवहन कौन करता है, खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है, उसके बाद में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है ये याद रखना है, भोजन तथा इनका पदार्थों के स्थानांतरण के लिए किस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं वो याद रखना है आपको। उत्सर्जन के अंदर उत्सर्जन की परिभाषा याद रखनी है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र याद रखना है, उसके बाद में नेफ्रॉन की एक यूनिट का डायग्राम याद रखना है और कृत्रिम अपोन क्या होता है ये याद रखना है, पादपों में उत्सर्जन संबंधित क्या क्या चीज़ें रिलीज होती हैं ये याद रखना है, कौन रिलीज करता है। इस सब के अलावा पाठ में कोई चीज़ बनती नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।